दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज 11 मार्च है। 11 मार्च का करंट अफेयर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कुछ इन पंक्तियों से। आज की पंक्ति है, अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। हमें क्या करना है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। हम क्या करते हैं, अरे यार पीएससी की एग्जाम अभी नहीं है, थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं। इससे दूर हटके हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा पीएससी के अंदर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण न्यूज। सबसे पहले देखिए कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और उत्तर प्रदेश के साथ खास बात यह है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्यों वाली क्या है, राज्य है। सबसे ज्यादा कहां सीटें हैं विधानसभा की, तो वह है उत्तर प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना है। और आपको ये भी बता देता हूं कि सबसे बड़ी विधान परिषद भी किस राज्य की है, तो वो उत्तर प्रदेश की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 403 सीटें हैं, 403 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। यहां भी ध्यान रखिएगा, मध्य यहां पे भी बीजेपी सरकार ने अपनी जीत हासिल की है। गोवा में भी और मणिपुर में भी यहाँ की विधानसभाओं में बीजेपी को बहुमत मिला है। इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हार गए हैं, मणिपुर के सीएम जीत के आए हैं दोबारा, और गोवा के सीएम भी जीत कर आए हैं दोबारा। ध्यान रखना है आपको। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, और ये अभी तक मुझे लगता है पंजाब में सबसे बड़ा बहुमत होगा। और ये आम आदमी पार्टी के सीएम जो होंगे वो भगवत मान होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अपन इन उत्तर प्रदेश में सीएम कौन रहा, मणिपुर में सीएम कौन रहा, और इन्हें कौन कितनी कितनी सीटें मिली, इसके एनालिसिस अपन करेंगे विथ परसेंटेज के साथ, पूरे डेटा आने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट से। अगली बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ अगले सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोबारा सीएम पद हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये कौन से व्यक्ति हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन दोबारा सीएम बना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रभानु गुप्ता ये 2 बार रह चुके हैं यूपी के सीएम, और एनडी तिवारी 2 बार रह चुके हैं यूपी के सीएम। अब ध्यान दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी ने 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं किया था। तो 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के बाद दोबारा सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। जबकि चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी 2 बार लगातार सीएम बने थे, ध्यान रखिएगा, पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक बात और आपको बता देता हूं, एनडी तिवारी अभी तक भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा, एनडी तिवारी एकमात्र एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ध्यान रखिएगा, एनडी तिवारी ने, ये उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी सीएम रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और एनडी तिवारी उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के पहले सीएम थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में भी इलेक्शन हुए हैं और वहां भी रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के, ये ध्यान रखना है आपको। मेरी बात अगर आप समझ गए हैं तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। और ये इन नामों को बहुत ध्यान से याद करिएगा। और आप मेरा एक वीडियो देखिएगा राज्यपाल का वीडियो आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। और आपको उनको देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं अपन, बीजेपी को भी उत्तराखंड में बहुमत मिल गया है। लगातार कार्य, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है समझिएगा, उत्तराखंड में बहुमत मिल गया बीजेपी को और दूसरे कार्यकाल में सत्ता में लौटे हैं। अभी तक उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटा हो, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है, आज है वर्ल्ड किडनी डे। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम है। ठीक है, आज 11 मार्च है और वर्ल्ड किडनी डे है। ध्यान रखिएगा, किडनी हेल्थ फॉर ऑल एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है पूरी दुनिया में। किडनी की बीमारी जो है वो कब और किसको और कैसे हो रही है, इसका अंदाजा सही से लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज वर्ल्ड किडनी डे है, सभी की किडनी सुरक्षित रहे ऐसी कामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अगली बात करते हैं, इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बाहरी आवरण में, ध्यान रखिएगा एक्सोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्गन 40 गैस खोजी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अभी की। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन ने जो ऑर्बिटर बचा था उसमें लैंडर और रोवर तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट ऑर्बिटर बचा था, और चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं रहेगा। तो मेरी बात समझिएगा, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 गैस खोजी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली बात करते हैं अपन, केंद्र सरकार ने दी है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन की मंजूरी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। इसके तहत सरकार बंद पड़े और बंद होने वाले अथवा बेचे जाने वाले सार्वजनिक उद्यम, पब्लिक, ध्यान रखिएगा पीएसयूज की बात हो रही है, कि अतिरिक्त जमीनों को बेचकर राजस्व जुटाएगी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी पीएसयू की वेस्ट जमीन है उनको बेच करके क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के द्वारा। अगली बात करते हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी की आज पुण्यतिथि है। ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहली हीरोइन थी, नहीं तो पहले मेल को ही हीरोइन का रोल करना पड़ता था। तो हमारे यहाँ इंडियन सिनेमा में ध्यान रखिएगा देविका रानी पहली हीरोइन है। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली पहली फीमेल है, और पहला दादा साहब फाल्के भी देविका रानी को दिया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन गार्बो भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं यू सुंग ए ओल। ये ध्यान रखिएगा, यू सुंग ए ओल जो होंगे वो दक्षिण कोरिया के अगले प्रेसिडेंट होंगे। हमारे दक्षिण कोरिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हमको ये याद रखना है, यूंग सुक एओल जो है वो दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं कहां के, दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात क्या है, कोलगेट पामोलिव ने प्रभा नरसिम्हा को बनाया है कंपनी का एमडी और सीईओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोलगेट आप करते ही हैं। प्रभा नरसिम्हन हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहले क्या रही हैं, कार्यकारी निदेशक भी रही हैं। ठीक है, डायरेक्टर रही हैं वहां की। ठीक है, चलिए प्रभा नरसिम्हन का नाम याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं। और उस श्रृंखला में गांधी जी को गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था 10 मार्च 1922 को। ठीक है, कल 10 मार्च थी और कल ही चलाया गया था आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। हम याद कर रहे हैं गांधी जी को गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया, तो 10 मार्च 1922 को। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की हिंसक घटना के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने 4 फरवरी, यहां पे ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार 4 मान रही है, बुक्स में 5 फरवरी लिखा रहता है, और ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पे गोली चला दी थी और आग लगा दी थी। और इसी घटना के कारण गांधी जी को दोषी माना था इसका, और राजद्रोह का केस चला दिया था 10 मार्च को। ध्यान रखिएगा, और इस मामले में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन 2 वर्ष की सजा काटकर इनको रिहा कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा आप। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम आज के दिन को याद क्यों कर रहे हैं 10 मार्च को। आज 11 है पर हम 10 मार्च की बात करेंगे ना, क्योंकि वो बीत गया, वो न्यूज हमारे पास आ जाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हमारे बजट 2020 की, और आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। तो ध्यान दिएगा, जनता के लिए द्वारा बनाया गया बजट है। किसानों को क्या दिया गया है, 1,72,000 करोड़ की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। जैविक कृषि का विस्तार होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का विस्तार होगा। किसानों को सिंचाई हेतु बिजली मिलेगी, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। कल मैंने, आप बजट का वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी है। और बजट का इतिहास भी, मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अगली बात करते हैं, 2025 तक सिंचाई क्षमता हम 65 लाख हेक्टेयर करने जा रहे हैं। आप बजट का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है वर्तमान में हमारे पास सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर है। क्लियर हो गई बात। अगली बात,
अगली बात करते हैं, सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा सांची को। ये भी मैंने बजट में आपको बताया है। 2022-23 में 23,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सोलर सिटी के रूप में रहेगा। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता कराने के लिए वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई थी और अब सांची को हम सोलर पैनल युक्त कर देंगे और क्या करेंगे, सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ एमपी इज सांची, ठीक है। और सागर में 1500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा, ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग प्लांट लगेगा और छतरपुर में भी 1500 मेगावाट की परियोजना प्रस्तावित है, ठीक है। क्लियर हो गई। अगली बात, प्रदेश में 700 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है, यह भी ध्यान रखना है। ऊर्जा व्यय को कम करने तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा करण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके तहत। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको बताई। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश के हर नागरिकों तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार 11,384 करोड़ बजट था जिसे बढ़ाकर 13,642 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 21-22 में कितना था, 11,000, अब कर दिया गया है 13,622 करोड़ रुपए। क्या कर दिया गया है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट। मैंने कल बजट के दूसरे पार्ट में बताया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है, वो वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा बजट के अंदर। 2022-23 में 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र तथा 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली क्या है, सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए सरकार जो है मिशन रूप में काम करेगी और बजट में इसकी राशि का प्रावधान किया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए हमने 15 नवंबर से प्रोग्राम चला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजों में हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं, ध्यान रखिएगा, और नर्सिंग की सीटें भी हमने अपने गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ा दी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, चाइल्ड बजट आया है इस बार और बच्चों के सुरक्षित भविष्य का आधार है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया है चाइल्ड बजट, ठीक है। और इसके तहत, चाइल्ड बजट के तहत, ध्यान रखिएगा, 57,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कितने का प्रावधान किया गया है, 57,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली बात करते हैं अपन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाएगा। 17,000 करोड़ रुपए की अधिक लागत की सुविधाओं में, ध्यान रखिएगा, 360 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और अनुगूज कलाओं को समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की जाएगी जिसमें हम संगीत और नृत्य को बढ़ावा देंगे। उसका नाम क्या रहेगा, अनुगूज कलाओं से समृद्ध शिक्षा। क्या नाम रहेगा, अनुगूज कलाओं से समृद्ध शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन कराने के लिए प्रखर योजना का प्रस्ताव किया गया है, इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, छात्र छात्राओं के बीच सामाजिक समानता को विकसित करने के लिए समरसता छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैसे छात्रावासों का, समरसता, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ पढ़ सकेंगे। अगली बात क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करता है बजट, ये ध्यान रखिएगा। 2,79,237 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 19.74 है, ध्यान रखिएगा। और आज देश में सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य है हमारा कौन सा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी थी 21-22 में, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 19.74%, जो अपने आप में एक बेहतर आंकड़ा हो जाता है। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, यह बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है। इसमें क्या किया गया है, लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है और 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। बहन बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन का प्रावधान किया गया है। कन्या विवाह योजना फिर से प्रारंभ की जाएगी। महिला आर्थिक वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की नवीन योजना बनेगी, ध्यान रखिएगा, स्व सहायता समूहों के माध्यम से। और महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ की जाएगी। क्या की जाएगी, महिला उद्यम शक्ति। महिला उद्यम शक्ति क्या है, कितना बजट दिया गया, इसके लिए आप बजट वाला वीडियो जरूर देखें और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज भी है, आप वहां टेस्ट सीरीज अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। संदर्भ में हम करंट, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स तीनों कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ
ज्वाइन कर सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, एकेडमी नहीं इंस्टीट्यूट के ऐप में। ध्यान रखिएगा, संदर्भ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मुख्य परीक्षा की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ पाने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इरा इंस्टीट्यूट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखेगी। अगर आपको कोई समस्या हो तो हम नंबर भी वहां दे रखते हैं, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर और बात की जा रही है 2022-23 में 13,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। 11 नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना होगी। कौन कौन से वो केंद्र होंगे वो मैंने आपको बजट के वीडियो में बताया है। मुख्य लघु एवं मध्यम उपक्रम विभाग में 17 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और लगभग 41,000 नए अवसर मिलेंगे रोजगार के, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं अपन, गृहिणी मधु कुंवर अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में मधु कुंवर नीमच जिले के ग्राम घनेरिया कला की मधु कुंवर जय बजरंगबली स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और पहले गृहिणी का ही कार्य करती थी और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनके समूह को बैंक ने 1 लाख रुपए का ऋण मिला और गणवेश सिलाई का काम चालू किया और इसमें प्रति माह 10 से 12,000 रुपए की आमदनी हो रही है और बैंक सखी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। वो कौन है? मधु कुंवर जी। और ऐसी ही सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मधु कुंवर किस जिले से संबंधित हैं? नीमच जिले से संबंधित है। अगली बात करते हैं हम और बात करते हैं गांव और किसान की खुशहाली और शहरों को संवारने का संकल्प लिया गया है हमारे बजट में और पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। और आप बजट का इतिहास देखिएगा तो मैंने उसमें जेंडर बजटिंग, पेपरलेस बजट और ऐसी बातें की हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने डाल दी हैं। और कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है, ये भी मैंने बता दिया है आपको। और 10 लाख पीएम आवास और 4500 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। गांवों के लिए नई नई सौगात है, हर घर जल बनाना है और दूसरी सौगातें चल रही हैं। शहरों में नए नए काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के और 11 नए औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ गए क्या? आप मेरी बात समझ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्पर्धा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ठीक है? अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको पूरे वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।